चलिए, ब्रिट्सर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। ब्रिट्सर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या रही हैं। ठीक है, तो पहले पॉलिसी पढ़ लेते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट पढ़ने। बेसिकली इम्पैक्ट ही पे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इम्पैक्ट पे आएंगे कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या रहे। ठीक है, चलो, तो पहले तो 2-3 लाइनें लिख लो इंट्रोडक्शन टाइप का। लिखो, ब्रिट्सर्स एडॉप्टेड दोज पॉलिसीज, ब्रिट्सर्स एडॉप्टेड दोज पॉलिसीज, अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई, अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई who were responsible for the Indian economic transformation, who were responsible for the Indian economic transformation, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार थीं, इंडियन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबल थीं। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनिशियली इट वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, शुरुआत में ये अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। इनिशियली इट वाज रिलेटेड विद द इकोनॉमी, शुरुआत में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अंग बन गई। बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अंग बन गई। अकॉर्डिंग टू ब्रिट्सर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्सर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के अनुसार जो टाइम है उसको डिवाइड किया जाएगा। टाइम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 फेज। अंग्रेजों की जो टोटल ड्यूरेशन रही है उसमें 3 फेज में इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को पढ़ना होता है। ठीक है, पहला टेन्योर होता है 1757 से 1857। होल्ड ऑन, 13 होगा ना? 1813 ये पहला फेज है। ध्यान से इस फेज का नाम लिखिए कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, वाणिज्यिक पूंजीवाद, ये हुआ पहला फेज, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। दूसरा फेज है फ्रॉम 1813 टू 1857, 1813 से 57 का फेज है। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। और तीसरा है 1857 से 1947, ये है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद। मेंस का कोर मेंस चल रहा है तो ध्यान से नोट करना। पहला हुआ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, दूसरा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और तीसरा हुआ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ठीक है, एक एक करके मतलब समझेंगे किसका क्या मतलब होता है। कोर मेन से मैं बार बार कह रहा हूं तो क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये होते हैं। पहली हेडिंग डालिए, फर्स्ट फेज। पहला फेज 1757 से 1813, 1757 से 1813 का फेज क्या रहा।
इस फेज में क्या था, कैसे था, उसको समझते हैं। चलो 1757 ही क्यों लिया गया होगा समझ रहे हो? क्योंकि कौन सा टाइम था जिस समय प्लासी हुआ था। तो लिखो, इट वॉज द इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिशर्स कॉलोनिज्म या ब्रिटिशर्स कॉलोनियल पॉलिसी, या अंग्रेजों की कॉलोनियल नीति का शुरुआती चरण था। इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर टू फाइट प्लासी एंड बक्सर, आफ्टर टू फाइट प्लासी एंड बक्सर, आफ्टर टू फाइट प्लासी एंड बक्सर, दो युद्धों के बाद जो कि प्लासी और बक्सर थे, ब्रिटिशर्स मेंटेलिटी क्लियरली विजिबल, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों की जो मानसिकता थी सीधे सीधे दिखने लग गई थी। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, 1757 में आपने देखा होगा कि 1757 में एक क्या लड़े ये प्लासी, और 1764 में क्या लड़े बक्सर, और इन दोनों वॉर में ये क्या हुए, जीतते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया है उस नॉर्थ इंडिया का ये वाला पोर्शन ये अंग्रेजों के हाथ में आ गया, और ये उस समय का सबसे ज्यादा क्या था, फर्टाइल लैंड था, सबसे ज्यादा उपजाऊ हिस्सा था। तो उपजाऊ हिस्सा होगा, इसका मतलब जो एग्रीकल्चर होगा उस पर कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का आ गया। इसका नुकसान या फायदा ये हुआ क्योंकि उस समय जो सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल थे, लोग थे, वो क्या थे, आपके किसान, फार्मर्स। तो सीधी बात है, यहां से सबसे ज्यादा इनको क्या मिला, टैक्स। क्लियर? तो ये देखो नाम क्या है, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। दूसरा आप पढ़ोगे वो होगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। दोनों में डिफरेंस होता है। कॉमर्शियल यानी क्या होता है, कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाणिज्य। वाणिज्य किससे रिलेटेड होता है, अपने यहां कॉमर्शियल मिनिस्ट्री को क्या बोलते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ट्रेड का मतलब समझ में आया, तो ट्रेड का मतलब हुआ कि हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही तो होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यही तो करना होता है। तो सीधी बात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम कब करेंगे, जब हम, किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामान का। लॉजिक बात है, सामान के लिए तो आपको इंडस्ट्री चाहिए ना, तो इंडस्ट्री तो थी नहीं उस समय। तो सीधी बात है, यहां पे किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, मनी का। तो जो टैक्स, यानी इस फेज में सबसे ज्यादा वसूला गया टैक्स, और वो टैक्स का वही डेटा है जो पहले आपने था। ठीक है, लिखिए लिखिए, मैं आपको उस दिन में चीज समझाया था। इस फेज की कहानी कुछ इस तरीके से समझिए। पहले अंग्रेजों की पॉलिसी को एक बार ध्यान से समझिए। एक यहां पे फार्मर है, हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया चीजों को लेकर के। ये फार्मर आदमी मान लीजिए कॉटन उगाता है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अंग्रेजों से कॉटन जो थी उस फार्मर से मान लीजिए 100 रुपए की खरीदी। किससे खरीदी, फार्मर से। और ये ऐसे समझो, दो चीजें होंगी, यहां पे तुम्हारा फार्मर है, इस फार्मर से दो चीजें हैं, एक है फार्मर से टैक्स और एक फार्मर को है इनकम, मतलब उससे सामान खरीदना, जो पैसे थे। अंग्रेजों ने फार्मर से टैक्स लिया 300 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक। और अंग्रेजों ने फार्मर से कॉटन जो खरीदी, वो कॉटन कितने की खरीदी, 100 रुपए की। किससे खरीदी, सेम फार्मर से। तो समझिए हिसाब, हिसाब ये बैठा कि 300 रुपए का जो टैक्स किसने दिया होगा, फार्मर ने दिया होगा ब्रिटिशर्स को। उस 300 रुपए के टैक्स में से 100 रुपए की कॉटन अंग्रेजों ने खरीद ली। तो अल्टीमेटली अभी भी अंग्रेज लोग बेनिफिट में हैं, कितने रुपए के, 200 रुपए के हैं। अब इस कॉटन को ये यहां से क्या करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो लेके जाएंगे यहां से। इस कॉटन को लेके गए कहां पे, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में उन्होंने इस कॉटन की क्या बनाई, शर्ट। ये हिसाब समझ में आया, ये इंडिया का हिसाब हुआ ऐसे। 70% ऑफ द वर्ल्ड विच इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वहां पे सेम पॉलिसी लेकर के आएंगे। तो दुनिया भर से उन्होंने पैसा वसूला इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, और उसको अपने यहां पे इंडस्ट्री लगाई, विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मैं तीनों फेज एक साथ समझा रहा हूं आपको। पहला फेज ये है, ये दूसरे फेज की बात हो रही है जब ब्रिटेन में क्या सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रियल। वर्ड क्या लिखे हो, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लिखे हो, वो वाला वर्ड है। तो ब्रिटेन में क्या होगा, इंडस्ट्री लगेगी। अब इंडस्ट्री में उन्होंने क्या बना दी, शर्ट। अब इस शर्ट के रेट सेट हुए 400 रुपए।
लॉजिक बात है, शर्ट अगर ब्रिटेन में बन रही होगी 70% ऑफ द वर्ल्ड की इनकम से, तो बल्क में शर्ट बनी होगी, तो उस शर्ट को बेचना भी तो है भाई, सीधी बात है। ब्रिटेन में कितने लोग शर्ट पहनेंगे? तो लॉजिक है, उस शर्ट को बेचने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मार्केट। मार्केट उस समय भी इंडिया के काफी लोग थे, 30-35 करोड़ लोग थे मार्केट, तो इंडिया की मार्केट भी काफी अच्छी थी। मतलब इंडिया के लोगों को अगर आप शर्ट पहनवा दो तो आपकी जो शर्ट वहां होगी वो बिक भी जाएगी भाई, आपका जो माल है वो यूज हो जाएगा। उसके लिए क्या करो? तो उसके लिए काम करो, अभी शर्ट मत भेजो, अभी ब्रिटेन से कोई दूसरे बंदे आएंगे जिनका नाम होगा फादर। फादर समझते हो? क्रिश्चियनिटी को क्या करना है? प्रमोट करना है, समझो। ये फादर, इसके माल भेजने से पहले फादर भेजेगा कहां पर? भारत में, इंडिया में, और यहां के लोगों के आए, उन लोगों से मिले, मिल करके बोले देखो ऐसा है कि ब्रिटेन वाले लोग यहां रहे, वो यहां पे क्या देंगे आपको? जॉब देंगे, नौकरियां देंगे। नौकरी के लिए कंडीशन एक है कि केवल हम उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जो हमारे लेवल के हैं। अब हमारे लेवल के लोग कौन हो सकते हैं? जो लोग इंग्लिश बोलते होंगे। इसीलिए देखना 1832 के आसपास इंडिया में क्या आया फेज, अभी जब पढ़ोगे पेंडिक वाली कहानी पढ़ोगे तो 1832 में पेंडिक का मैंने बताया था इंग्लिश हिंदी वाला, वो 1832 में आया। सोचो कौन से फेज में आप आ गए? सेकंड फेज में, जब माल बेचने वाला फेज आ रहा है। कुछ कुछ याद आ रहा है? तो माल बेचने वाले फेज में इंग्लिश हिंदी क्यों है, पहले क्यों नहीं आया? समझ में आया? क्योंकि माल आने से पहले ही इन बंदों को यहां बेचा गया और बोला गया कि आपको ब्रिटेन वाले यहां पे रह रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपको क्या देंगे? जॉब देंगे। जॉब देने के लिए आपको क्या करना होगा? अंग्रेजों जैसा दिखना होगा। अब अंग्रेजों जैसा दिखने के लिए साहब क्या करें? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्रिश्चियन बन जाना, दैट्स इट। तो अगर आप हिंदू से या मुस्लिम से या सिख से क्रिश्चियन बन जाते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट निकलेगा उसमें कौन होंगे? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक बात है सर, मैं पंडित हूं, मैं क्रिश्चियन बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन एक है कि जो क्रिश्चियन होंगे वो धोती नहीं पहनेंगे, ये तो जानते हो। क्रिश्चियन लोग क्या नहीं पहनते? धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, वो क्या पहनेंगे? शर्ट पहनेंगे। समझ में आ रहा कुछ कुछ? अब शर्ट पहनेंगे तो इंडिया में तो शर्ट बनेगी नहीं भाई, इंडिया में कहां शर्ट बन रही थी उस समय? शर्ट कहां बन रही थी? तो लॉजिक बात है, इंडिया में ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट कर दी कि नहीं कर दी? समझ में आया कुछ कुछ? तो ना चाहते हुए भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट में रिजर्वेशन चाहिए, किसी भी आर्मी में जाना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है, और क्रिश्चियन होने के लिए शर्ट पहननी है। और शर्ट पहननी है तो शर्ट कहां मंगानी तो पड़ेगी, कहां से मंगाओगे? यहां से। अब सोचो इसी शर्ट को यहां पे ला करके कितने में बेचा गया? 400 रुपए में। अब हिसाब लगाइए, 200 रुपए यहां से कमाए, यहां पे इंडियन फार्मर को क्या लगा कि भाई साहब ये तो बड़ी समस्या है। मतलब इंडियन फार्मर खुश हुआ कि हमें 100 रुपए मिले, कायदे में 100 रुपए तो थे ही नहीं उसके, वो 100 रुपए किसके थे? खुद के ही तो थे। यार तुमसे 300 लेके मैं 100 वापस कर दूं तो तुम्हारी इनकम थोड़ी हुई, यही तो हिसाब हुआ। तो 200 रुपए यहां कमाए, 400 रुपए यहां कमाए ब्रिटेन वालों ने, तो अल्टीमेटली एक बंदे से कितने कमा लिए? 600। तो लॉजिकली है, ये आपने पैसा कमाया, उसके बाद यहां पे पैसा कमाया। अब ये जो दोनों पैसा है, ये सब पैसा कहां जा रहा है? ब्रिटेन। भाई सीधी बात है, अब ब्रिटेन में पैसा जाएगा, कहीं पे भी पैसा तुम्हारे अकाउंट में लगातार मैं पैसा डाल रहा हूं, तो उस पैसे का क्या करोगे? तुम्हारे भाई अकाउंट में मैं रोज के, तुम्हारे अकाउंट में कहीं से भी रोज के 1 लाख रुपए, रोज के 1 लाख आ रहे, तुम कहोगे खर्चा करें, करो खर्चा, कितना खर्चा करोगे? हिसाब होता ना, क्या खर्चा कर, घर खरीद लोगे, प्लॉट खरीद लोगे, उसके बाद कितने घर खरीदोगे, हिसाब होता ना। तो लॉजिक बात है, फिर आप उस पैसे को कुछ ऐसी जगह पे डालोगे जहां पे पैसा बढ़ेगा आपका, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड थर्ड फेज। तीसरा फेज का क्या नाम है? फाइनेंशियल। कुछ आया समझ में? तो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस कंपनी जो होती है आपका क्या करवाती है? इन्वेस्टमेंट। तो सीधी बात है, यहां का जितना भी पैसा था जो कि पहले और दूसरे फेज में आया, इस पैसे को क्या करना था? इन्वेस्ट करना था। तो इन्वेस्ट केवल हम उन्हीं, देखो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ज्यादा बेनिफिट कौन सा देगा? कभी भी एसआईपी करिए, 20 साल के लिए करिए तो एसआईपी आपको तगड़ा पैसा देगी। आपने 5 साल के लिए एसआईपी की कुछ खास फायदा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप ऐसी इंडस्ट्री पे पैसा लगाओगे जो लंबा टिकेगी। अब समझिए, ब्रिटेन में कब से? 1757 से 1857, इसी में तो दोनों फेज आ गए कि नहीं आ गए? तो सारा जो पैसा था वो इस फेज में कहां पहुंच गया? ब्रिटेन पहुंच गया। और इस पैसे को इन्वेस्ट करना था, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ब्रिटेन को क्या दिखा? भारत में रेलवे। इसीलिए भारत की पहली रेलवे कब चली है?
किसने चलाई थी? डलहौजी ने चलाई थी। सोचो 56 53 में शायद चली है, 53 56 के आसपास ही क्यों चली है समझ में आ रहा? क्योंकि उस पैसे को इंडिया में ला करके इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, ये वो दौर था जब इंडिया में रेलवे आती है, प्लस इसी समय इंडिया में बनता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी समझते हो? जो रोड बनाने का काम करता है। तो जो रोड बनाना है इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपनी लंबा खेलेगी कि नहीं बनी? रोड एक दिन में तो नहीं बनती ना, बस सालों साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो वो सारा पैसा इंडिया में इन जगहों पे क्या होने लगा? इन्वेस्ट होने लगा। तो ये तीसरा फेज है जिसमें अंग्रेजों ने पहले फेज में लूटा, दूसरे फेज में उस पैसे को अपने यहां ले आकर के इंडस्ट्री बना दी, सामान बनाया, उस सामान को इंडिया में लाके बेचा, ये दूसरे फेज में ही। और इन दोनों फेज से जो पैसा कमाया और एक्स्ट्रा कमाया उसको क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। कहां इन्वेस्ट किया? ऐसी जगहों पे। जब इंडियन रेलवे डेवलप हो रही थी तो ब्रिटेन वाले गारंटी देते थे कि वहां के इन्वेस्टर को कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, आपके उस पर रिटर्न पे 4% 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी गारंटी भी देते थे। मतलब अल्टीमेटली सारा पैसा आपको कहां घूम फिर के था? आपसे लूटा गया पैसा आपके लिए ही बोला गया इन्वेस्टमेंट है, जबकि कमाई किसकी हो रही थी? ब्रिटिशर्स की। तो तीनों फेज में अल्टीमेटली किसने कमाया? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, चलो तो लिखो अब आप वापस से उसी में फर्स्ट फेज लिख रहे थे ना, फर्स्ट फेज में लिखो देयर आर टू मेजर टारगेट इन दिस फेज, देयर आर टू मेजर टारगेट इन दिस फेज। इस फेज में, इस अवस्था में दो मुख्य टारगेट थे, दो मुख्य टारगेट थे। नंबर एक, इसको हटा ही देता हूं। पहला टारगेट मोनोपोली विद द इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार करना। यानी इस फेज में ब्रिटिशर्स के दो टारगेट आए। पहला आया मोनोपोली, किस चीज को लेकर के? इसको बोलते एकाधिकार। किस चीज को लेकर के? ट्रेड को लेकर के। यानी इंडियन ट्रेड जो होगा उस पे कंप्लीट कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटेन का। तो सीधी बात है, इसका मतलब है बाकी की जो ट्रेड वाली कंपनियां उनको यहां से भगा दो। लॉजिक है। तो सीधे पहला फेज 1757 का याद आ रहा है? पहला फेज, इसी फेज में लिंक करो एंग्लो फ्रेंच वॉर। कौन सा टाइम है याद है? 1764 के आसपास की कहानी, यही वो फेज था। तो पहले क्या करो? इनको बाहर करो। तो बाहर का हुए, इसमें एग्जांपल में लिख लो डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच, डेन, पुर्तगीज और कौन बचा? डेनिस। इन चारों लोगों को क्या कर दिया गया? यहां से भगा दिया गया। तो पहला ट्रेड का टारगेट, ठीक है। तो मोनोपोली किस पे हो गया? ट्रेड पे। और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटर पे कंट्रोल कर लो। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। अगर आप प्रशासन पे कंट्रोल लेंगे तो सीधी बात है आप किससे बच जाएंगे? टैक्स से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। क्योंकि टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर आप कंपनी, भाई गाजियाबाद में आपकी कंपनी है और आप कंपनी से काम कर रहे हैं तो टैक्स तो देना है। तो टैक्स को बचाओगे कैसे? जब गाजियाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन आप कंट्रोल कर लो। तो सीधी बात है, इसमें कौन से एग्जाम्पल जाएंगे? प्लासी और बक्सर। नोट करते चलना, प्लासी और बक्सर, ये दो लड़ाइयां रही जिससे इनके हाथ में क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। समझते चल रहे हो? तो इसीलिए ये वो फेज था जिस फेज में सबसे ज्यादा लूटा गया इंडिया को। तो लिखो दिस वाज द ओनली फेज व्हेन, दिस वाज द ओनली फेज व्हेन ब्रिटिशर्स कंप्लीटली लूटेड, जहां ब्रिटेन ने कंप्लीटली लूटा इंडिया को, या सिंपली आप कह सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल ऑन द रेवेन्यू, राजस्व पर पूर्ण अधिकार। लिख लीजिए, राजस्व पर पूर्ण अधिकार स्थापित किया। राजस्व पर पूर्ण अधिकार, कंप्लीट कंट्रोल ऑन रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पहला फेज इंडिया से लूटेगा। अब एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लगभग एग्जाम्पल लिख लेना, कितने पैसा गए थे? लगभग 40 ट्रिलियन। कुछ याद आ रहा है डेटा? 40, तो लिख लीजिए अप्रोक्सीमेट 40 ट्रिलियन डॉलर है। फेज टू, फेज टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। फेज टू इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक पूंजीवाद। चलो, ऑब्वियस ये सारा पैसा यहां से कमाया, इसको क्या करना होगा?
इन्वेस्ट करेंगे तो ब्रिटेन अपने यहां इन्वेस्ट किस में करेगा? इंडस्ट्री लगाने में सिंपल लॉजिक है। तो लिखिए ऑल दीज मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिया, ये सभी पैसा जो भारत से एकत्रित किया गया, फटाफट आइए लिखने वाला काम है थोड़ा। ऑल दीज मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, ये सभी पैसा जो भारत से कलेक्ट किया गया, इन्वेस्टेड इन द ब्रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, इन्वेस्टेड इन द ब्रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, ब्रिटेन में उद्योग के रूप में निवेशित किया गया, उद्योग के रूप में निवेशित किया गया। दिस वॉज द टाइम व्हेन ब्रिटेन स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सुना होगा तुम लोगों ने, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर याद करना, 1800 से 1900 के बीच का ही दौर है, सेम टाइम। दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड, यही वो समय था जब औद्योगिक क्रांति आई है ब्रिटेन में। दिस वॉज द टाइम, समझ में आया? तो यही वो समय था जब ब्रिटेन में क्या आती है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है। एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या बताओगे, कौन सा प्रोडक्ट है? सबसे जरूरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसमें ड्रास्टिक चेंज लाया, जो स्टीम इंजन, लिख लीजिए पहला स्टीम इंजन, भाप का इंजन, जेम्स वॉट सुने होगे, हाँ पहला। दूसरा लिखिए टेलीग्राफ, टेलीग्राफ। तीसरा टेलीफोन, ग्राम बेल, टेलीफोन। ठीक है, टीवी भी है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है टेलीफोन। ये वो एग्जाम्पल रहे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एग्जैक्टली जिस वे में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना था उस वे में हुआ। और बाकी तो इंडस्ट्री है ही, बाकी अदर इंडस्ट्री भी लिख लेना, अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, बाकी की इंडस्ट्री भी लगाई गई। ये जनरली कौन सी इंडस्ट्री होंगी? अदर इंडस्ट्रीज लिखो, विच इज इंडियन रॉ मटेरियल बेस्ड, विच इज इंडियन रॉ मटेरियल बेस्ड, जो भारतीय कच्चे माल पे आधारित इंडस्ट्री थी, इंडियन रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, समझ गए? तो भारत से जो पैसा जा रहा था कच्चा माल, वो कच्चा माल मैंने भी आपको कॉटन वाला दिखाया था ना, कॉटन भी ले जा रहे थे यहां से और साथ में पैसा भी लेकर के जा रहे थे। तो वो सारा पैसा ब्रिटेन में इंडस्ट्री की फॉर्म में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री लगा दी। अब इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल कहां से मिला? इंडिया से। तो कच्चा माल भी यहां से ले गए, पैसा भी ले गए, और आपको कहने भर के लिए कि आपका 100 रुपए का कॉटन ले गए। कुछ याद है? ये सीन था। चलो ये देखो, इन द सेम फेज, इसी में ही, इन द सेम फेज ब्रिटेन imposed heavy duty on इंडियन गुड्स। ब्रिटेन इम्पोज सेम टाइम पर ब्रिटेन ने सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया, सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया किस चीज में? इंडियन गुड्स पे, जो भारतीय गुड्स थे उस पे सबसे, जबकि टैक्स लगाओ। भारतीय गुड्स का मतलब आना कि जाना? इंडियन गुड्स का आना कि जाना? अरे इंडियन गुड्स का इंपोर्ट कि एक्सपोर्ट यार? इंडियन गुड्स बाहर जाएंगी, उस पर टैक्स हैवी लगा दो, और अपने यहाँ की गुड्स को इंडिया में यहाँ बहुत हल्का कर दो, तो भारतीय माल बिकेगा नहीं बाहर। जब बिकेगा नहीं तो फिर क्या फायदा इससे होगा ब्रिटेन का? किसका माल बिकेगा? ब्रिटेन का ही तो बिकेगा भाई। अमेरिका के मार्केट में एक इंडियन पहुंचा माल और एक ब्रिटेन का माल पहुंचा, इंडियन गवर्नमेंट 70% मान लीजिए टैक्स ले रही है, अमेरिका 10% ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा माल के रेट पे? बस। तो चाइना वाला क्यों सस्ता हो रहा है? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि चाइना वालों की इंपोर्ट ड्यूटी जो है, गवर्नमेंट क्या होता है, एक चीज सोचो, सरकार चाहे तो चाइना के माल को बंद कर दे, लॉजिक बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार चाहे तो बंद कर सकती है, तो सरकार ऑफिशियली नहीं कर सकती है। क्यों? खाली आप ही नहीं करेंगे ना, और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं कि नहीं भाई? आप अपना माल, अगर चाइना का माल आप यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है चाइना में आपका माल भी यूज नहीं होगा। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। फिर देखा देखी जो चाइना के सपोर्टिव कंट्री है वो आपके माल को रोक देंगे, लॉजिक है। इसी को रोकने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना विच इज कॉल्ड WTO, इकोनॉमी में पढ़ोगे, सुने होगे इसके बारे में। तो इसका काम ही यही होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, फिर तो तुम अपना अपना करोगे ना, इसलिए। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट
ऑफिशियली नहीं कह सकती है कि आप चाइना के माल को यूज मत कीजिए। भाई हर साल हमारा चाइना के साथ ट्रेड लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्यों? जबकि चाहे तो गवर्नमेंट बैन लगा दे, एक्साइज ड्यूटी लगा दे 10-20-50% एक्साइज ड्यूटी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आंसर क्या हुआ? नहीं हो सकता ऐसा। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लगाएंगे तो चाइना लगाएगा, और चाइना के साथ फिर चाइना के सपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, खैर क्या लिखी हो, इंडियन जो गुड्स हो गए उस पर हैवी ड्यूटी इंपोज हो गई, और जो ब्रिटेन की गुड्स है उस पर लीस्ट ड्यूटी हो गई। ठीक बात है। सो in this phase the money which is collected from India invested in Britain, जो पैसा भारत से कलेक्ट किया गया था, सो इस फेज में, इस चरण में जो पैसा भारत से कलेक्ट हुआ, इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इन्वेस्ट हुआ, विच बिकम द इंजन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए इंजन का काम किया। विच बिकम द ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए इंजन का काम किया, ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए इंजन का काम किया। ये रख ही लो अपने पास यार, आती रहेगी। ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए इंजन का काम किया। चलो थर्ड फेज आओ, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। थर्ड फेज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म 1857 से फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, वित्तीय पूंजीवाद शायद बोलते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें खुद से क्या लिख सकते हो कि वो सारा पैसे को क्या करना था। भाई सबसे पहले आपने क्या उठाया? पैसा उठाया। फिर आपने कच्चा माल उठाया, उस कच्चे माल को आपने ब्रिटेन में लगाया और उस माल को इंडिया में लाके बेचा, इससे पैसा कमाया। तो टैक्स से पैसा कमाया और अपने यहाँ के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से उससे पैसा कमा लिया। अब उस पैसे को कुछ तो करना है, तो जो कुछ करना है वही करना इस फेज में होगा। ठीक है, तो लिखिए द मनी, इस फेज में, थर्ड फेज में, द मनी विच इज कलेक्टेड इन अपर टू फेजेस, ऐसा पैसा जो ऊपर के दो फेजेस में कमाया गया ब्रिटिशर्स वांटेड टू इन्वेस्ट दैट, ब्रिटिशर्स उस पैसे को निवेशित करना चाहते थे। लगाए भाई, इन्वेस्टमेंट करना था। बट दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रॉफिटेबल नेचर, बट दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन प्रॉफिटेबल नेचर, लेकिन वो निवेश लाभ के लिए होना था, वो निवेश लाभ के लिए होना था, पैसे के लिए होना था। तो ऑब्वियस बात है उसके लिए फिर किसकी डिमांड की जाएगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो ब्रिटिशर्स सीक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अंग्रेजों ने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट खोजना शुरू किया। ब्रिटिशर्स सीक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, स्वर्णिम युग था या स्वर्णिम अवसर था भारत में निवेशित करने के लिए। फाइनली ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड दोज मनी, फाइनली ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड दोज मनी, ब्रिटिशर्स ने उन पैसे को, दोज मनी इन टू इंडस्ट्री, दो उद्योग में डाला। पहला उद्योग कहलाता है आपका एंसिलरी, ANCILLARY, एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब होता है सहायक उद्योग। सहायक उद्योग समझ रहे हो? बताता हूं। और दूसरा होता था परमानेंट इन्वेस्टमेंट। परमानेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ स्थायी निवेश। डिफरेंस समझ में आ रहा? सहायक इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी इंडस्ट्री अगर होती है तो इस इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकला Y, फॉर एग्जांपल, इस Y को बनाने में A, B, C, D कई सारी चीजें लगती होंगी।
अब इस ABCD को बनाने में जो इंडस्ट्री का रोल होता है उसको ये बोलते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल उठा लीजिए, बिस्किट। बिस्किट इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट क्या है? बिस्किट। लेकिन बिस्किट को बनने में बहुत सारी चीजें लगेंगी। क्या क्या? शुगर लगेगी, मैदा लगेगा और ऑयल लगेगा। समझ रहे हो? तो सिंपली बात है, अगर कोई हैवी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बनने के लिए बाकी जो फुटकर के प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने की जो इंडस्ट्री होती है दैट इज कॉल्ड दिस। तो अब इसमें ब्रिटेन वाले ने सोचो, इनमें दिमाग क्या लगाया, उन्होंने बोला कि अगर सोच किसी भी सामान को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल एक ले लो, कोई भी परमानेंट प्रोडक्ट कोई है, वही ले लो। तो लॉजिक सोचिए, अगर आपको यूके में इंडस्ट्री सेट करनी है तो यूके में इंडस्ट्री सेट करने में दो चीजें हैं, आपको वाई के साथ इस इंडस्ट्री को भी यूके में सेट करना पड़ेगा, तभी तो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका। कुछ को समझ रहे हो? या आप वाई जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको छोड़ करके बाकी प्रोडक्ट बना लो रिलेटेड, और उसको इंडिया में लेकर के आओ, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर दो। जैसे मोबाइल एप्पल का है, एप्पल का फाइनल प्रोडक्ट एप्पल का निकलता है, मतलब आपके हाथ में एप्पल आया, एप्पल देख लिया, हो ले लिया, बुक कर दिया किसी ने? अच्छा, क्या बोलूं मैं एप्पल वालों को यार, देखा आप लोगों ने फोन, मजा आया? एप्पल 12 है किसी के पास? 12 वाला नहीं किसी के पास है? अरे 12 वाले बड़े खुश हो रहे बेचारे इस बार, एप्पल 12 का ही तो मॉडल है वो, आईफोन 12 का, पता ही नहीं आपको? अरे आईफोन 12 जिसके पास है उसी की कॉपी आईफोन 16 है, सेम कॉपी है, बस एक बटन एक्स्ट्रा दे दिया कैमरा वाला। ऐसा मतलब रिकॉर्ड हो रहा, नहीं तो बताता मैं, क्या बताऊं, ऐसा बेवकूफ़ बनाए पड़े हैं यार लोगों को एप्पल वाले, क्या दे रहे हैं यार। उसके बाद भी लोग, अब देखो अल्टीमेटली सस्ते हो गए क्योंकि डिमांड धीरे धीरे एप्पल की क्या, और इस बार देखो कितना सस्ता मिल रहा है आपको, 78-79 में मिल रहा है। सोचो क्यों हो रहा है सस्ता, जानबूझ करके सस्ता, क्योंकि धीरे लोगों का ना धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है। 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के आप दे रहे हो? एंड्रॉइड में वही सेम चीज़ आपको 12-15 हज़ार में मिल जा रही है, वही सेम चीज़ आप उसके लिए 1.5 लाख दे रहे हो, बस किसके लिए? सेब कटे के लिए। तो पहले था जो एप्पल का करे, जब धीरे धीरे खत्म है, अब वो तो बोलेंगे ही इंडिया में डिमांड है, मूर्ख को कमी थोड़ी है। मैं भी उसी में से एक मूर्ख था, मैंने लिया था, मैं सही बता रहा हूँ, एप्पल मैंने लिया था जब, हे भगवान, शौक शौक में वही है, इन लोगों के कहने पे ले लिया। लेकिन एप्पल का मुझे क्या बोलूँ मैं यार, हैंग नहीं होता, बस एक इसके चक्कर में, एप्पल के चक्कर में, सोचो 80,000 का फ़ोन है यार, 80,000 में यार 8 बार 10-10 हज़ार वाले फ़ोन बदलोगे यार, हैंग हो गया फेंक दे, दूसरा ले लो, है कि नहीं? बुक तो नहीं करा किसी ने तुम में से? बढ़िया, खैर समझ में आया? तो सिंपल है, अगर इंडस्ट्री है कोई एक और उसमें 10 हैं उसके सब्सिडरी प्रोडक्ट्स, तो लॉजिक बात है जो मेन हैवी प्रोडक्ट है उसके लिए आप कहां पे इंडस्ट्री लगा दो? ब्रिटेन में, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन जो सब्सिडरी प्रोडक्ट है उसकी जो इंडस्ट्री है वो कहां लगाओ? इंडिया में लगा दो, क्योंकि हर चीज को इंडिया से लेके जाओगे तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा। भाई इंडिया से हर माल को उठाओ यहां से, कच्चे को, और उसको लेकर के ब्रिटेन जाओ और फिर वहां पे सबको असेंबल करोगे तो मेहनत लगेगी। उससे अच्छा है जो सबसे हैवी है जिसमें ज्यादा कॉस्ट है उसकी फैक्ट्री डाल दो ब्रिटेन में, और बाकी जो फुटकर के प्रोडक्ट है उसकी फैक्ट्री इंडिया में डाल दो। तो वहां से उस माल का यानी आउटर बॉडी उसको वहां से उठा करके यहां ले आओ, और जो छोटे छोटे फुटकर वाली चीजें उसको इंडिया में डाल दो। तो जो छोटी छोटी बॉडी की इंडस्ट्री है वो ये कहलाती है। समझ में आया? इससे क्या होगा आपका, इससे आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत बच जाएगा। बट लॉजिक है, इसको इन्वेस्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो जो पैसा ब्रिटेन ने कमाया था उस पैसे को इन इंडस्ट्री में क्या क्या इन्वेस्ट किया, बट इससे कहीं ज्यादा पैसा किस में इन्वेस्ट हुआ? इस इंडस्ट्री में हुआ। तो इसके एग्जांपल लिखिएगा परमानेंट इन्वेस्टमेंट में, पहला रेलवे, रेलवे, और दूसरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग शायद बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी। ये दोनों क्यों थे, इसके पीछे के रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो रोड आप लोगों के घर के आसपास की जो रोड बनी होगी आपके पैदा होने से पहले बनी है, और आप रहेंगे नहीं तभी भी बनी रहेगी रोड, थोड़ी बहुत टूटेगी भाई, रोड थोड़ी खत्म हो जाती है। तो सबसे लंबा इन्वेस्टमेंट किसमें करो भाई? ट्रेन जो है, ट्रेन का जो ट्रैक है, पटरी है, वो तो एज इट इज है ना, पटरी में कोई तोड़ फोड़ होती है तो उसकी जगह कुछ नया आ जाता है, बाकी एज इट इज तो ट्रेन ट्रैक तो सेम ही है ना। तो अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो तुमने पटरी बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो कभी भी वो शेयर नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर ही तो जाएगा। समझ रहे हो? ये इन्वेस्टमेंट का था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उन पॉइंट को उठाया जिस पॉइंट में वो लंबा कमा सकते थे। तो उसमें ये दो आपके आए, पहला रोड फॉर्मेशन और दूसरा रेलवे। चलो
तो ये होता है तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेज, सेकेंड फेज मतलब थर्ड फेज होता है। ठीक है, चलो।